नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज और हमारा स्पेशल प्रोग्राम है जिसका नाम है मताधिकार, जिसका एपिसोड आज हम लोग दूसरा कर रहे हैं। और दूसरे एपिसोड में हम लोग यहां पर आए हुए हैं पीली मारबत लाल दरवाजा चौक पे। हम यहां पर पहले आम जनता के पास जाएंगे, आम जनता से पूछेंगे कि यहां पर क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं का यहाँ पर आम जनता इतने दिनों से सामना कर रही है। आपका नाम बताइए भैया। सुनील धकाते जी, सुनील धकाते सुनील धकाते जी। किन प्रकार की तकलीफों का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है? ये देखो, एक तो ऐसा पानी बिल और नल का जो बिल आता है और इलेक्ट्रिक बिल वो एक्चुअली माफ़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी किसान है, जो भी लोग रहते हैं, वो सब आम लोग हैं। बस मेरी यही ख्वाहिश है। बाकी जैसे कि आपने सुना कि हमने यहाँ पर बात किया धकाते जी से, तो उनका कहना था कि यहाँ पर पानी बिल और इलेक्ट्रिक बिल माफ़ होना चाहिए, जिनसे आज हमारे लिए बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर मध्य नागपुर के संपर्क प्रमुख पांडे जी हैं और निंजे जी हैं, महामंत्री हैं, और रितेश पांडे जी ये जो हैं समाज सुधारक हैं, और प्रभात अग्रवाल मध्य नागपुर से संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, और ये धकाते जी हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर पांडे जी के पास। जैसे कि हम उनके पास गए थे, उनसे सुना कि उनका यहाँ पर यही मानना है और मांग है कि इलेक्ट्रिक बिल और पानी की बिल में यहाँ पर सहूलियत मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की आवक बंद है। ऐसे टाइम में ये लोग इसकी भरपाई कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर की तरफ से हमने 10 से 15 आंदोलन हमने इलेक्ट्रिक बिल के लिए किए। तालाबंद आंदोलन ठोके, वार्ड में अन्य आंदोलन लिए इलेक्ट्रिक बिल के उपलब्ध में। इस क्षेत्र के नितिन राउत जो क्षेत्र के पालक मंत्री है, इनने वारंवार हमने इनको निवेदन दिया, सब किए, पर इनने एक भी कदम इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर नहीं उठाए। और हमारे जो महापौर जी है दयाशंकर जी तिवारी, अपना महानगर पालिका के 10% इलेक्ट्रिक बिल माफ किया गया है। और इस क्षेत्र के जो पालक मंत्री थे और जो महाविकास आघाड़ी है, इन्हें हमने 10% की मांग किए थे 1 यूनिट पे, पर इन्हें 1 यूनिट रद्द नहीं किया। इस वजह से इनकी तकलीफें समस्या हल नहीं हुई। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रभात अग्रवाल जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या इन्होंने जो पॉइंट पांडे जी ने जो बोला है, इससे आप सहमत हैं? भाजपा के जो मेरे साथी पांडे जी ने जो अपना पॉइंट रखा है, जो अपना मत रखा है, इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और जितने भी लोग नागरिक यहाँ पे खड़े हैं, इन सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि बिजली का जो विषय है, आज आप लोग सब जानते हो दिल्ली के अंदर में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, जो 2 मुद्दे यहाँ पे जनता की तरफ से उठाए गए हैं। बिजली फ्री जिस तरीके से है, उसी तरीके से नागपुर के अंदर में नितिन राउत जी ने ये बोला था कि 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, जो कि उन्होंने नहीं दिया। अब इसके अगेंस्ट में भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने 2-4 आंदोलन किए। अब समस्या ये है, क्योंकि और बीजेपी और कांग्रेस के अंदर में दोनों की स्थिति ये है कि ये कहीं ना कहीं एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता दोनों के बीच में है, मियाँ बीवी का रिश्ता भाजपा और कांग्रेस के अंदर में है, कि वो दिखते तो है आपस में झगड़ते हुए, पर अंदर से अगर इसके आंख पर आई तो ये इसको बचा लेता, इसके आंख पर आई तो ये इसको बचा लेता। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। आज से 10 साल पहले जो बिजली है, बिजली प्राइवेट में दी गई थी। बिजली प्राइवेट में जो दी गई थी, उस समय सरकार किसकी थी? उस समय महाराष्ट्र के अंदर में सरकार थी कांग्रेस और एनसीपी की। बिजली प्राइवेट में गई किसको? वो थे सुभाष चंद्रन गोयल। सुभाष चंद्रन गोयल कौन है? वो है बीजेपी से राज्यसभा के सांसद। बिजली प्राइवेट में देने वाला व्यक्ति कौन है? कांग्रेस के। बिजली गई किसको प्राइवेट में? वो है बीजेपी को। तो भैया रिश्ता क्या आपस में थोड़ा बताओ हमारे को, कि भैया बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आप लोगों की नाकामी का किस्सा नागपुर की जनता चीख चीख कर बताता है। हमको ये बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोनों के बीच में जो रिश्ता शायद इसी चीज के लिए सीरियल का नाम निकला है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमारे साथ समाज सुधारक हैं रितेश पांडे जी, आपका क्या कहना है इस सारे वक्तव्य के बारे में? देखिए, जनता ने जो विषय उठाया बिजली का, बिल्कुल सही है। हमारे भाई प्रभात अग्रवाल जी और रितेश पांडे जी दोनों ने जो बात कही अपने अपने स्तर पर सही है। लेकिन एक बात यह भी है, अगर आप लश्करी बाग क्षेत्र देखते होंगे उत्तर नागपुर का, जिस क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र पड़ता है हमारे शहर के पालक मंत्री नितिन राउत जी का, जो खासतौर पर महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री भी हैं, वहाँ पर लश्करी बाग क्षेत्र में उनके घर के पास में 125 से 150 घर के लोगों की बिजली है उनके घर से काटी गई है। अब मुझे ये बताइए, अगर व्यक्ति कोविड काल में है, 3-3, 4-4 महीने का बिल एक साथ आ रहा है, और उसके बाद में आप उनको मोहलत ना देते हुए उनकी बिजली काट दे रहे हैं, और एक बार वार्निंग दे दिया, बिजली काट दिया, आप उनकी आर्थिक परिस्थिति देखिए और भी चीज़ें देखिए, वो चीज़ ना देखते हुए। और हम देखते हैं पिछले ऊर्जा मंत्री हमारे बावनकुले जी थे, उस दौरान लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं लोड शेडिंग का स्तर जो है वो आए दिन बढ़ते जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप हमारे सामने आम जनता है, आप उनसे भी इस प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? पवन पांडे। पवन पांडे। आप बताइए, जैसे कि ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग यहाँ पर बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, इस बारे में आपका क्या कहना है? लोड शेडिंग सर बढ़ी नहीं है। हाँ?
लोड शेडिंग बढ़ी नहीं है। भैया ये पांडे जी का कहना है कि यहाँ तो लोड शेडिंग नहीं बढ़ी, आप कहाँ देख कर बात कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, अब अगर उनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है तो एक गली की बात है ना, मैं पूरे शहर की नहीं, मैं शहर की, मैं उसी एरिया की बात देखिए अगर पालक मंत्री एक एरिया का तो है नहीं, पालक मंत्री पूरे शहर का है ना, तो हम तो पूरे शहर की बात करेंगे, बराबर है। आप अगर आप एक व्यक्ति बोल देगा कि भैया हमने चावल जो है खाया है, बनाया है, तो चावल का एक दाना कच्चा है, तो वो चावल पूरा पर कच्चा होगा, इसकी बात भी गारंटी नहीं है। उसी तरह अगर एक क्षेत्र में बिजली कटौती है कि लोग कह रहे हैं कि लोड शेडिंग उतरी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शहर में अन्य क्षेत्रों में लोड शेडिंग नहीं है। मतलब पालक मंत्री भेदभाव करते हैं कि कई जगह पर लोड शेडिंग दे रहे हैं और कई जगह पर लोड शेडिंग नहीं दे रहे, ये कहना आपका है? आप उत्तर नागपुर क्षेत्र में जाएंगे, उत्तर नागपुर क्षेत्र में आपको जाके उनसे लश्करबाग क्षेत्र में आप 150 घर के परिवारों से जाके पूछिए कि उनके घर में बिजली कटौती हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हम उनसे जानते हैं कि और क्या यहाँ पर स्थानीय तकलीफें हैं। आप उनकी तरफ उंगली दिखा रहे हैं, मैं तो आपको पकड़ूंगा। सर सुनिए ना, यहाँ पर हमारे साथ एक और काका जी है। काका जी आपका नाम क्या है? यादव, मुकेश यादव भामोड़े जी यादव जी, क्या आपका क्या मुकेश नाम है मेरा। मुकेश नाम है आपका? जी मेरे पिताजी का नाम यादव राव है। मेरे जी मुकेश यादव राव जी, मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पर आप स्थानीय नागरिक हैं यहाँ के, तो यहाँ पर क्या तकलीफ है आपको, किन तकलीफों आपको सामने यहाँ पर करना पड़ता है? देखो, मेरी माँ एक किडनी पेशेंट है जी, एक किडनी डोनेट की मनसी के लिए जी, उनकी तकलीफ थी। मैं लाइट मैन वालों को बोला कि मेरे पीछे 11,000 रुपये का 10,200 रुपये का बिल था। किसको बोला आपने? साइड इलेक्ट्रिसिटी को, वालों? हाँ। जी, तो मैंने बोला 2 दिन की मेरे को मोहलत दो, उन्होंने मेरे को नहीं दी। 15 दिन तक की लाइन कटी रही और मैं छोटा मोटा आदमी, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला आदमी, तो मैं उनने बोले कि 5,000 भरो, तो मैं कैसे भी जमा करके उनको भरा, बिल भी दे सकता। जैसे कि आपने सुना था यहाँ पर कि जैसे कि पांडे जी ने भी बताया और रितेश पांडे जी ने भी बताया था कि यहाँ पर लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिसिटी काट दी जा रही है अगर लोग बिल नहीं भर रहे हैं तो। ऐसे में क्या अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है यहाँ पर मनपा चुनाव में या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो क्या इन आम नागरिकों को यहाँ पर सहूलियतें दी जाएगी? सहूलतें तो मिल भी अभी भी रही है, पर कैसे हमारे पालक मंत्री जी सोए हुए हैं और पालक मंत्री जी का यही कहना है कि मैं किसी के घर से भी 1 रुपये का भी यूनिट कम नहीं करूंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 15 आंदोलन किए हुए हैं, ताला टोकों से लेकर सभी चीज़ें। और ऐसा है कि अभी मेरे भाई आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का मियाँ बीवी का रिश्ता है। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि जब गठबंधन बनता है तो ये कांग्रेस के साथ क्यों जाते हैं, और दिल्ली के क्या हालात है? आप लोग दिल्ली में जो फ्री का जो दे रहे लोगों को, वो क्या प्रोपेगेंडा है? ये हमारे, जैसे कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था, ये हमारा पहला नहीं दूसरा एपिसोड है। तो पहले एपिसोड में मैंने इनसे सवाल किया था कि भैया जब दिल्ली में सरकार बनी थी, इन्होंने कांग्रेस से के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी, इसका क्या रीजन है? एक तरफ आप कांग्रेस को गाली भी बक रहे हो और उसके बाद आप सरकार भी बनाते हो दिल्ली में कांग्रेस के साथ में, तो इसका जवाब क्या दिया था? मैं एक बार फिर से आप लोगों को सुनवा देता हूँ कि क्या जवाब था। दिल्ली के अंदर में सरकार जो कि कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, उस समय परिस्थिति कैसी थी आप लोगों को सबको पता है। अन्ना आंदोलन के बाद में एक राजनीतिक दल का जन्म हुआ जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। 8 साल पहले हमारा पार्टी का जन्म हुआ। हम पहली बार चुनाव के अंदर में गए थे दिल्ली के अंदर में, कि पहले ही चुनाव में दिल्ली की जनता ने हमको 28 सीटें दी। 70 सीटों में से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, 8 सीटें कांग्रेस को मिली, बची भी 32 सीटें भाजपा को मिली। भाजपा को 32 सीटें थी, 4 सीटें अगर वो कोई भी राजनीतिक दल से तोड़ लेती, जो कि कोशिश की है उन्होंने, क्योंकि भाई आज देश के अंदर में जहां पे 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, उन 7 राज्यों के अंदर भाजपा की सरकारें हैं, उन 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार रह सकती थी, जो कि भाजपा ने तोड़कर वो एमएलए को साथ में लिया। आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया, पर हमारे एमएलए नहीं टूटे और तटस्थ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर में वो सारे के सारे हमारे एमएलए एक जगह तटस्थ बने रहे। उसके बाद में हमारे सामने ये प्रश्न था कि हम लोगों ने कांग्रेस से बाहर से समर्थन लेकर सरकार बनाना, कि वापस से पूरी की पूरी जनता को वापस से री इलेक्शन में डालने का। तो ना दिल्ली के अंदर में 450 से ज्यादा, आपकी जानकारी के लिए 450 से ज्यादा जगह जगह जनसभाएं ली गई, जनता से पूछा गया कि वापस से हम लोगों ने इसके अंदर में चुनाव में के अंदर जाना चाहिए, कि हम लोगों ने कांग्रेस का बाहर से समर्थन लेकर सरकार बनाना चाहिए। जब जनता ने ये बोला 95%, ये 450 सभाओं के अंदर में यूट्यूब पे आप जाइए, सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है, सारी जनसभाओं के वीडियोस अवेलेबल है। 450 जगह की जनता ने 95% जनता ने ये बोला कि आपको कांग्रेस से बाहर से समर्थन लेकर सरकार बनानी चाहिए। और कांग्रेस से बाहर से समर्थन लेकर सरकार बनाने के बाद भी क्या हुआ?
150 दिन के अंदर में हमने सरकार को इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अगर हम काम नहीं कर पा रहे, अगर कांग्रेस हमको काम करने नहीं दे रही, भाजपा अगर हमको काम करने नहीं दे रही, तो ऐसी सरकार का ऐसा चीफ मिनिस्टर हमको बनके हमको कोई अर्थ नहीं। हमने सत्ता को लात मारी, सत्ता को लात मार के वापस ही री इलेक्शन में गए। वंस उसी जनता ने 67 सीटें, 70 में से वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अगर जन आधार किसी जनता ने दिया है तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को मिला है। 70 में से 167 सीट्स, 67 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। ये आपकी बात का जवाब है। सेकेंड चीज, निमजे जी, उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा इस चीज़ का। इस जवाब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जवाब ऐसा है कि उन्होंने जब बोला कांग्रेस और बीजेपी का कभी गठबंधन नहीं है और हम लोग जोड़ों तोड़ों की राजनीति वो गठबंधन की बात कर ही नहीं रहे हैं, जो पर्दे के पीछे गठबंधन होता है उस गठबंधन की बात कर रहे हैं। सामने तो गठबंधन कर ही नहीं सकते ना। तो वो लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ में ही है। और आम आदमी पार्टी किसके बदौलत बनी है, जो उनको फंडिंग कौन करता है, ये सब चीजें दिल्ली में दिख रही है। और आज भी दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है वो 2011 में जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने जोर पकड़ा। और हो सकता है कि अगर बीजेपी ने भी इसको सपोर्ट करी होगी आम आदमी पार्टी को कि भी हमको कांग्रेस को खत्म करना है, इसलिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ होगा। इस बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया है और अन्ना जी को भी इन्होंने धोखे में ही रखा है। जब पार्टी बनाई गई थी ना तो अन्ना जी को पूछा गया था, ना तो उनके जो उन्होंने आंदोलन किया था रामलीला मैदान पर, ना तो वहां पर डिक्लेयर किया गया था। ये तो धोखे से बनाई हुई पार्टी है। और दिल्ली में आज इतना कर्जा हो चुका है और आप बोल रहे लाइट बिल ये सब चीजें हम फ्री में दे रहे हैं। आज आप दिल्ली की जनता को जाके पूछिए उनको कितना फ्री मिल रहा है और कितना क्या मिल रहा है। दिल्ली में मेरा एक दोस्त है जो बताता है मेरे को कि 200 यूनिट तक की तो कम से कम बिजली फ्री मिल रही है। अगर 200 यूनिट के ऊपर जाता है तो ही इनको बिजली का बिल भरना पड़ता है। ये जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, इस बारे में क्या कहना है आपका? समस्या हुई है जान सका उसकी भैया की हमारे जो जानकारी की कमी है ना। कैसा है कैसा है भैया, हमारे पांडे जी जो है, पांडे जी से मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे दोनों ये भी भाई, हमने इनसे भी कहा कि आप लोग साथ में चलो। अब भाई गडकरी जी, नागपुर के गडकरी जी, वो खुद आपके नगर सेवकों को दिल्ली भेजते हैं कि दिल्ली की स्कूलें देख कर आओ, दिल्ली का मॉडल देख कर आओ। और आप यहाँ पे कह रहे हो कि दिल्ली के अंदर में विकास नहीं हुआ। अंदर से आप भी जानते हो कि दिल्ली की सरकार ने काम करके बताया है, दिल्ली की सरकार ने काम किया है। इसीलिए यहाँ की जन जो है, अरे 200 यूनिट फ्री देकर तो बताओ। आज देश के अंदर में अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें हैं, आप बोलते हो कि दिल्ली में काम नहीं हुआ है। दिल्ली, अरे ठीक है हमने नहीं किया, आप करके बता दो। अपना मुद्दा है हिंदुत्व का, चलो हिंदुत्व के मुद्दे पे अगर अपने को बात करना है तो भैया हिंदू आदमी को दे दो, मत दो मुसलमानों को। अगर हम दिल्ली का राग यहाँ पर ना आलापे, हम स्थानीय यहाँ पर मुद्दों पर चर्चा करने आए धकाते जी, तो यहाँ के जो अपने मुकेश यादव राव जी थे यहाँ पर, उनकी मांग थी कि अगर बिजली में और पानी के बिलों में उन्हें कटौती मिल जाती है तो क्या आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है यहाँ पर मनपा में, तो क्या आप लोग उनको ये छूट देने वाले हैं? हम अगर नागपुर महानगर पालिका में चुनकर आए, सरकार अगर हमारी बनी तो हम पानी फ्री करेंगे। और नागपुर महानगर पालिका के अंडर में बिजली आती नहीं तो हम बिजली का भी कुछ कर नहीं सकते। जैसे पंजाब में और एक और राज्य में अभी अरविंद केजरीवाल जी गए थे, हाँ तो उत्तराखंड में गए थे अभी, तो उन्होंने वहां पर कहा कि लगभग 300 यूनिट बिजली वहां पर आम जनता को फ्री में दी जाएगी। 300 यूनिट के ऊपर अगर बिल जाता है तो ही उन्हें पैसा देना होगा, नहीं तो बिजली फ्री है। क्या ऐसी कुछ घोषणा यहाँ पर की जा सकती है कि भैया इतना बिजली फ्री हमारी अगर सरकार यहाँ पर बनेगी तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से देंगे? हमारा स्टैटिस्टिक्स ये कहता है, हमारा आकलन ये कहता है, क्योंकि नागपुर में, सभी लोग सुनिए, नागपुर में क्योंकि बिजली पैदा होती है, ये जितने भी हम लोग कोई भी दल के हो सकते हैं, बीजेपी के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, एनसीपी के हो सकते हैं, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे हमने सवाल करना चाहिए कि नागपुर में मैं पैदा हुआ, नागपुर में रहते हुए कोराडी खापड़ खेड़ा के अंदर में बिजली के प्लांट है, उसके धुएं हम सहन कर रहे, उससे गंदा निकलता हुआ पानी हमारे खेतों में जा रहा, वो सब्जी भाजी वो अनाज हम लोग खा रहे, ये सारी चीजें जब नागपुर के अंदर में हो रही है तो हमारे वरिष्ठ नेता क्यों खामोश है? मुंबई, यहां से बिजली मुंबई जा रही है, मुंबई में जाने के बाद में यहां पर मुंबई के तुलना में नागपुर में बिजली महंगी है। तो बिजली हम लोग पैदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बिजली जो है वहां पर महंगी, नागपुर के अंदर में बिजली महंगी क्यों? ये सवाल हमने हमारे वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था आपसे, उसी पर आ रहा हूं। अगर हमारा स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि नागपुर के अंदर में टोटल बिजली आप फ्री दे सकते हो, 300 यूनिट या 400 यूनिट की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि और नागपुर के लोगों को क्योंकि ये सारी दिक्कतें हम लोग सहन कर रहे हैं, तो बाहर के लोग, बाहर के जो जहां पर हम बिजली बेच रहे हैं, गोवा को बिजली बेची जाती है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो उनके तरफ से नागपुर की जनता को कंपनसेशन मिलना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों ने इतना जब कुछ सहन किया, ये सारी चीजें सहन की। तकलीफ ऐसा है कि हमारे जितने भी राजनीति हमारे यहाँ से चलती है, हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, चाहे कोई भी दल के हो, हम लोग इतने मजबूती से उभर के नहीं आते कि हम हमारे क्षेत्र का विकास कर पाए और पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं को दबा पाए कि भैया अब विकास होगा तो नागपुर में होगा।
नागपुर के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में सरकार जो है एनसीपी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की है। क्या कारण है? उद्धव ठाकरे के कितने दौरे हुए? प्रभात जी, आप अभी भी मेरा सवाल नहीं समझ पाए। हम बात कर रहे हैं महानगर पालिका चुनाव की। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये वचन दिया जाता है कि भैया हम बिजली माफ करेंगे, तो ये राज्य सरकार नहीं, ये सिर्फ एक स्थानीय सरकार रहेगी महानगर पालिका की। जो आप मनपा में जाकर के बैठोगे तो जो उसका बिल का भार आएगा वो नागपुर महानगर पालिका पर आएगा। क्या आप वो सहन करने के लिए तैयार रहेंगे? बिजली का जो विषय है, बिजली का विषय महानगर पालिका के अंतर्गत नहीं आता। दैट इज स्टेट का मॉडल। वो जो मैटर है वो स्टेट का विषय है। हमारा जो विषय है हमारा नगर पालिका का विषय है। बाकी चीजें जो है, चाहे पानी है, हाउस टैक्स है, शिक्षा है, ये सारी चीजें जो है इसको हम लोग इसको पूरी तरीके से शिक्षा फ्री रहेगी। दिल्ली मॉडल के तहत नागपुर के अंदर में पानी फ्री रहेगा। बिजली का जो आप कह रहे हैं, बिजली का विषय स्टेट का है, हमारा नहीं है। जैसे यहाँ पर आम नागरिकों की मांग है यहाँ पर कि भैया बिजली बिल में छूट मिलना चाहिए, तो आप एक पार्टी होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां भी बिजली काटी जा रही है, जैसे बीच में महापौर साहब ने ये बोला था कि बिजली के बिल मत भरो, उनका वीडियो वायरल हुआ, बजरिया चौक पे अलग अलग स्थानों में उन्होंने बिजली के बिल जलाए। उसके बाद में वो मुकर गए कि नहीं भैया आपको बिल तो भरना पड़ेगा। 30% गए साल बिल इंक्रीज हुआ, 20% इस साल इंक्रीज हुआ। जो व्यक्ति साल भर पहले 1 लाख रुपए का बिल जिसको आता था, उसको 1,52,000 बिल आ रहा है। विपक्ष में रहते हुए इन लोग की जिम्मेदारी क्या है? पांडे जी, आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि महापौर जी ने बोला था कि आप बिजली का बिल मत भरो, बिजली बिल जला दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में मुकर गए। इस बारे में क्या वक्तव्य? हमारे सम्माननीय देवरिया शंकर तिवारी जी महापौर जी ने ये नहीं कहा था, इनका गलत आरोप है। उन्होंने कहा था हम कोशिश करेंगे। उनका कहना ये था, ये गलत आरोप लगा रहे कि बिजली का बिल बंद करेंगे। उनका बोलना है, उन्होंने स्पष्ट बोला था कि बिजली के बिल आप लोग मत भरिए, स्पष्ट बोला था, वीडियो बोला था। अब भी दयाशंकर तिवारी जी के पेज पे आप जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट बोला था कि बिजली के बिल आप लोग मत भरिए। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी के अंदर में, आम आदमी पार्टी जगह जगह जहां पर भी, यहाँ पे भी खड़े हुए लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं, दिल्ली के तर्ज पे जब तक के बिजली माफ नहीं होती तब तक के हमको संघर्ष जारी रखना है। आप लोगों की अगर बिजली काटते हैं, वायर निकाल के ले जाते हैं, या चाहे आपका मीटर ले जाके निकालते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप लोगों के घर की बिजली जोड़ेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। समाज सुधारक रितेश पांडे जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अब पता नहीं कौन से आटे का चक्की खाते हैं ये, ठीक है? चिल्ला नहीं, चक्की का आटा होता है पांडे जी, उल्टा। मैंने उल्टा इसीलिए बोला क्योंकि इन्होंने पूरी बातें उल्टी करी है। अच्छा। ठीक है, अब इसके बारे में ऐसा है, इन्होंने कहा प्रभात भाई ने कि जिसके घर की बिजली काटी जाएगी, जिसका घर का मीटर निकाला जाएगा। मैंने अपने वक्तव्य के पहले में कहा था कि लश्करीबाग क्षेत्र में 150 घर की बिजली काटी गई। कहाँ थे प्रभात भाई और उनकी टीम? कहाँ थी आम आदमी पार्टी? चिल्लाने से, माइक में बोलने से काम नहीं होता, ठीक है? और दिल्ली की तर्ज की बात करते हैं। अरे आपने योगेंद्र यादव जैसे व्यक्ति को साइड कर दिया, कुमार विश्वास इतने अच्छे कभी बोलकर साइड कर दिया, ठीक है? उनमें कुछ व्यक्ति अच्छे भी है, शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इससे हम नकार नहीं सकते। बात महानगर पालिका की है। पांडे जी, आप मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली की बात आप कर रहे हैं। हमारे जो महापौर है दयाशंकर तिवारी जी, वो जिस दिन आए उन्होंने उसी दिन घोषणा की थी कि हम 75 हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। 14 अगस्त के पहले मोहल्ला क्लिनिक हम यहाँ पर तैयार करेंगे। ये तर्ज कहाँ से आया? 2 मिनट। कैसा है, जिस समय उन्होंने वक्तव्य दिया, दूसरी लहर उसके तुरंत कुछ समय बाद आई। आप भी नागपुर के रहवासी है, प्रभात भाई भी है, मैं भी हूँ। जनता की जान पहले इंपॉर्टेंट है कि बाकी अपना वक्तव्य इंपॉर्टेंट है? उसके लिए फिर भी प्रयासरत है। अगर आप अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, गोरेवाड़ा क्षेत्र में कार्य चालू है उसके लिए। और रही बात बाकी जो पार्टी की तरफ से बोलने के लिए, दोनों पार्टी की तरफ से व्यक्ति मौजूद है। हमारी पार्टी से प्रभात भाई उनकी टीम है और रितेश पांडे जी है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है, इस सब चीज़ों में बीच में फंसता कौन है? आम जनता, ठीक है? चिल्लाकर बोलने से बात नहीं होती और प्यार मोहब्बत से कहने से किसी का पेट नहीं भरता। चलिए ये तो बात हो गई स्वास्थ्य की। उन्हीं दयाशंकर तिवारी जी ने एक और घोषणा की है कि मैं नागपुर के 75 विद्यार्थियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता हूं। वो जिम्मेदारी ऐसी लेता हूं कि 25 बच्चे जाएंगे मेडिकल में, 25 जाएंगे एनडीए में, 25 जाएंगे इंजीनियरिंग क्षेत्र में। ये जो तर्ज है, ये तर्ज भी दिल्ली का ही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, कहीं अगर अच्छा कार्य होता है और वहाँ का तर्ज लेना, मतलब आप मान रहे हैं कि दिल्ली में कार्य अच्छा हो रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और अगर सत्ता यहाँ पर बैठेगी मनपा में तो यहाँ पर अच्छा काम करेंगे। आप देखिए कैसा है, पहले बोलने दीजिए। मेरा कहना क्या है, कोई अच्छा काम कर रहा है शिक्षा क्षेत्र में और वो क्षेत्र में काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा कार्य हो रहा है। और किसी ने अच्छा कार्य किया है तो उसकी तारीफ करना, प्रशंसा करना भी हमारा एक नागरिक का एक कर्तव्य होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक व्यक्ति की तारीफ कर रहा हूँ तो किसी दूसरे की बुराई कर रहा हूँ।
और रही बात आपने कहा एनडीए इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में जो 25-25 विद्यार्थियों का अगर उसके लिए कार्य शुरू है, इसके लिए आधिकारिक तौर पर आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो इसको स्पष्ट रूप से आपको माननीय महापौर दयाशंकर तिवारी जी दे सकते हैं। लेकिन और आप महापौर जी की बात कर रहे हैं, करना चाहिए, विषय नागपुर का है, लेकिन नागपुर से और भी व्यक्ति है, पालक मंत्री जी है, उनके बारे में पता नहीं आप क्यों नहीं पूछ रहे या ये क्यों नहीं बोल रहे, इसका साफ हमने तो कांग्रेस के लोगों को यहाँ पर बुलाने की कोशिश की। यहाँ पर नगर सेवक है रमेश पुणेकर जी, उन्हें शादी में जाना था इसलिए वो नहीं आ पाए। एक डोरलीकर जी हैं, उन्हें हमने फोन किया, वो फोन करने के बाद में हम बोलते हैं भैया मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं जा रहा हूँ, अपना काम है। के पास बोलने को कुछ नहीं रहे तो वो शादी, बर्थडे और काम यही याद आता है। आपने जो कहा कि 2 मिनट राउत जी के ऊपर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि नितिन राउत नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के हमारे प्रभात भाई और उनके साथी मौजूद है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप ठीक है महापौर जी से प्रश्न पूछिए, पूछने का अधिकार है हर व्यक्ति का, आपका भी हमारा भी, हर व्यक्ति का अधिकार है। क्यों? वो नागपुर के प्रथम नागरिक है, वो जनता ने चुना हुआ और उससे बाद में वो महापौर बने। लेकिन साथ ही साथ आप और भी गार्जियन मिनिस्टर है, गार्जियन किसको बोलते, इस नागपुर शहर का आप एक पालक है, पालक होने के नाते आपने क्या दायित्व किया और उसके बाद में प्रभात जी ने क्या प्रश्न पूछा? सवाल का जवाब मैं आम जनता से चाहूंगा। भैया आम जनता में कौन आएगा बोलने के लिए, सामने कौन बोलना चाहता है? मेरे पास एक सवाल है, एक बहुत ही आसान सा सवाल है, आप छुप रहे हो भाई साहब, तो आप जवाब दोगे थोड़ा सा? एक नॉर्मल सा सवाल है मेरा आपसे, पालक मतलब क्या होता है आप बताइए? वडील, पालक बोले तो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होता है, ठीक है। अगर आपके पिताजी आपको घर में बांध करके रखते हैं कि तू यहाँ मत जा, तू ये मत कर, तू वो मत कर, बाकी सब सहूलियत पिताजी आपको आपके घर में मौजूद करा के देंगे कि नहीं मेरा बेटा कहीं नहीं जा रहा है तो मैं उसकी जरूरतों को उसके घर में पूरा करके दूं, करेंगे ऐसा? लेकिन आज तक के नितिन राउत जी जो पालक मंत्री हैं नागपुर शहर के, राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने सामने आने की कोशिश की तो सिर्फ एक ही चीज के लिए कि भैया मैं लॉकडाउन लगा रहा हूँ। लॉकडाउन लगाने के बाद क्या उन्होंने आम जनता के बारे में सोचा कि उनका घर कैसे चलेगा, क्या करेंगे लोग, उनकी रोजगारी का क्या होगा, उनका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली जब से आमदार का चुनाव हो चुका है, एक्चुअली नितिन गडकरी कौन है हमने आज तक देखे नहीं उनको। अच्छा, ऑब्वियसली आज तक हमने देखे नहीं है। एक्चुअली उनका वो जो दायित्व है वो सिर्फ एक ही काम करते, सिर्फ न्यूज़ में फूकते और कुछ नहीं करते। नितिन गडकरी या नितिन राउत? नितिन राउत जी, आपने गडकरी बोला था। सॉरी नितिन राउत, मिस्टेक बाय मिस्टेक, आज तक हमने उसको देखे नहीं है। और एक्चुअली मुझे नॉलेज कुछ भी नहीं है पॉलिटिशियन का। बहुत ही शर्म की बात है ये नितिन राउत जी के लिए कि नितिन राउत जी कौन है। यहाँ की जनता यही बोल रही है कि हम जानते भी नहीं उन्हें, आज तक देखे भी नहीं है हमने। अगर गलती से ये प्रोग्राम राउत जी के पास जाता है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस एरिया में आइए, क्योंकि ये भी नागपुर के अंदर आता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये लाल दरबार चौक है और पीली मारबत एरिया आता है, यहाँ पर लालगंज चौक है, सॉरी माफ करिए, लाल आप ही बता दीजिए। लाल दरवाजे चौक, लाल दरवाजा चौक है। थोड़ा टाइम निकाल करके यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर जो आम जनता की तकलीफ है उनको सुनने की कोशिश कीजिएगा। पांडे जी फिर कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या कहना? देखिए भाई साहब ने जो कहा वो उनके अंदर की बात थी कि नितिन राउत जी कौन है वो नहीं मालूम, लेकिन पालक मंत्री की बात अगर कहे तो सही में अगर इस कोरोना काल में बोलो या बाकी और भी समय किसी ने पालक मंत्री का दर्जा या पालक का या गार्जियन का फर्ज निभाया है तो वो नागपुर के सांसद नितिन जी गडकरी है, उन्होंने निभाया है। वो कोरोना काल पांडे जी, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती यार, आप एक समाज सुधारक बन के आते हो और हर बार सिर्फ बीजेपी का साइड लेके बात करते हो। ये चीज जमती नहीं, क्योंकि बीजेपी के हमारे साथ में यहाँ पर प्रवक्ता खड़े हुए हैं, आप बार बार पकड़ के नितिन गडकरी की तारीफ क्यों करने लग जाते हैं? नहीं देखिए 3 प्रवक्ता आपकी बात सड़क ऊपर मेरी बिल्कुल सही है, मुझे पता है। देखिए ऐसा है, अगर इंसान सच्चाई बोले और उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोल दे तो उसके लिए भी मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने सच्चाई बात करी, सीधा चंद्रशेखर बावनकुले जी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं कि उंगली उठा रहे हैं कि वो अगर पालक मंत्री यहाँ पर नागपुर शहर के बने थे तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया तरीके से। दे रहा हूँ नितिन जी गडकरी के बारे में से आप इतना बता दीजिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले ही दोहरा रहा हूँ कि बीजेपी के इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो शहर के सांसद है और उन्होंने कार्य वैसा किया है। नागपुर का विकास बोलो, हर चीज़ों को बोलो, कोरोना काल में बोलो, हर चीज़ों में उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जो मैंने पहले आपको बताया, ऑक्सीजन प्लांट से लेकर के ब्लैक फंगस जो बढ़ने के पहले उसके प्लांट डलवा दिया और भी सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं फैक्ट्स को लेकर के बात करता हूँ, सच्चाई बोलना। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे जी कुछ बोलना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर के अध्यक्ष श्री प्रवीण जी दटके ने रोज 25,000 लोगों को खाना भी खिलाया, उनके साथ साथ मदद भी की है। जबकि मार्केट में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 20,000, 30,000, 26,000 ऐसे मिलते थे, उस समय में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 2600 रुपये में, 1200 रुपये में ऐसे हम लोगों ने मदद की गई है। और आप बोल रहे चंद्रशेखर बावनकुले सर की बात,
बावनकुळे सर जब पालक मंत्री थे ना, ऐसा एक भी नागपुर शहर का एक भी जोन नहीं छुटाऊंगा वहां पर उन्होंने जनता दरबार नहीं लिया है। ऐसा नागपुर शहर का एक भी ऐसा जोन नहीं है जिन्होंने, सर इतना अच्छा काम किए फिर क्यों टिकट काट दिए बेचारे इंसान की? अब वो पार्टी का निर्णय है, टिकट का वो हमारा निर्णय है। उनके काम के विषय में हम बात कर सकते हैं। पार्टी में भी एलिगेशन लगेगा ना कि जो अच्छा काम कर रहा है आप उसको आगे नहीं कर रहे हो, दूसरे को टिकट दे रहे हो। वो उनके काम के इस पे उन्होंने क्या काम किया मैं वो काम बोल रहा हूँ। बाकी जो टिकट मिलना नहीं मिलना, आज अगर यहाँ से पांडे जी है तो पांडे जी को मिल सकता है, दीपराज बाबू की टिकट कब कट सकती है। ऐसा तो नहीं है कि हर बार दीपराज बाबू को टिकट मिलेंगे जो नगर से हो गए कल जाके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक के इस पे नहीं चलती है, आगे चल के उनको भी मौका मिलेगा, नहीं आज नहीं कल उनको भी टिकट मिलेंगे। पर विषय ऐसा है उन्होंने अपने रहते हुए पालक मंत्री रहते हुए नागपुर में हर जगह विजिट दिया और जनता दरबार लिया है। अब मेरा एक आखिरी सवाल है, वो आखिरी सवाल आम जनता से ही रहेगा मेरा। वो सवाल ये है कि आम जनता जी आप मेरे को ये बताइए कि आपने कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है, आप आम आदमी पार्टी को भी आप देख रहे हैं। ऐसे समय में आप लोग इस बार जो 2022 का एनएमसी इलेक्शन होने वाला है, इस बार आप लोग किसको मौका देकर के देखना चाहते हैं? आपको भरोसा किस पर आता है कि वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बताइए आप। हम जनता को देंगे और जनता का अच्छा सेवक होएगा उसको। काका रुको ना, भाई से भी पूछ लेते, जनता बात- सरकार में बैठेगी। बात तो काका ने बहुत अच्छी की है कि हम जनता से कोई अगर व्यक्ति आता है जो सही मायने में काम करेगा, और आपने पालक मंत्री जी का उदाहरण लिए तो आपने सुन लिया कि उनको जानते तक नहीं, और ये बात सही है। जैसे महापौर जी का भी उदाहरण लिया अभी, तो महापौर जी ने जो आंदोलन किया बिल के मामले में, कम से कम 10 से 15 आंदोलन किया, उसके बावजूद भी उनका बिल कम नहीं हुआ। और लॉकडाउन के समय में भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे पालक मंत्री जी के, जो संभ्रम निर्माण कर रहे थे कि इतने बजे तक दुकान चालू रहेंगी फिर बंद रहेंगे। ऐसा मैंने तो वो चीज कहा ना कि वो सिर्फ सामने एक ही चीज खिला रहे थे, भैया मैं थप्पा लगा रहा हूँ, इस दिन से इस दिन तक के लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन सहूलियत क्या देने वाला हूँ मैं अपनी नागपुर शहर की जनता को, वो कुछ भी सामने नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल सामने नहीं आया। और मैं आपके प्रश्न के ऊपर आता हूँ, जैसे आपने पूछा कि ऐसा कौन सा प्रतिनिधि होना चाहिए, तो मैं तो एक ही मैं दिल से कहूँगा वैयक्तिक कि ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए कि वो पूरे वार्ड में हर घर तक जाए कि समस्या का निराकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, या आपको कोई समस्या है क्या, ऐसा पूछने के लिए जाएंगे। क्योंकि होता ऐसा है कि जो भी नगर सेवक रहता है किसी भी पार्टी का, तो हमको जाना पड़ता है कम से कम 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग, लेकिन वो रहते नहीं है। अगर नगर सेवक या जो भी प्रतिनिधि है वो अगर किसी घर पर जाएगा, समस्या पूछेगा क्या है क्या नहीं, तो अगर ये जरूरत पड़ी तो कभी मुझे नहीं लगता कि 100-200 लोगों को किसी नगर सेवक के घर पर या ऑफिस पर जाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसा ही चाहूंगा कि जो भी जनता है, जो भी प्रॉब्लम है, सबके साथ में सॉल्व करने के लिए ऐसा प्रतिनिधि चाहिए कि वो सबके घर घर जाकर समस्या पूछे या फिर समस्या निराकरण करने ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने मेरे पहले एपिसोड में पूछा था कि जिस प्रकार से एक जो कार्यकर्ता एक नेता के पद पे आगे जाने के लिए बढ़ता है, भैया मुझे आप वोट दे दो, मैं आपके बहुत सारे काम करूंगा, आपके हर उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, क्या उसी प्रकार से वो हर पूरा जो 5 साल रहता है, वो 5 साल क्या वो आम जनता के दरवाजे पे जाके खड़ा होता है हाथ जोड़ करके कि भैया मैं आपका चुना हुआ नगर सेवक हूं, क्या आपका कुछ काम है जिसे मैं निपटा सकता हूं अपने लेवल पे? ऐसा कोई नेता आज तक के शायद सामने नहीं आया है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा कोई नेता सामने आएगा, और सामने आने के बाद वो जनता की उम्मीदों पर, जनता के विश्वास पे खरा उतरेगा। हमारे आज के मेहमान पांडे जी, निमजे जी और रितेश पांडे जी, प्रभात अग्रवाल और थकाते जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ और आगे बने रहने के लिए आप द न्यूज़ गैरेज को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ। धन्यवाद। सर एक निवेदन करना